हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परसिस्टेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का सेट नंबर 22 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमारे यूपीएसआई के मैथ्स के सेट नंबर 1 से 21 कंप्लीट हो चुके हैं। इस सेट की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द परसिस्टेंट ऑफिशियल पर अपलोड कर दी गई है, जहां से डाउनलोड करके आप लोग अपने आप से क्वेश्चंस को करने का ट्राई कर सकते हैं। और उस टेलीग्राम चैनल पे हम लोग डेली क्विज भी करवाते हैं, पीडीएफ भी देते हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट भी देते हैं। आगे चलते हैं। अगर इस वीडियो के किसी क्वेश्चन पे आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आप लोग अपना इशू बता सकते हैं, या तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है द परसिस्टेंट ऑफिशियल का डिस्कशन ग्रुप, वहाँ पे जुड़कर अपना आप लोग इशू रेज कर सकते हैं। आप लोगों को वहाँ पे मैनुअली टेक्स्ट फॉर्म में आप लोगों को बता दिया जाएगा, या तो अगर ज़रूरत समझी जाएगी तो एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा। जो भी इशू रहेगा उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य है? तो हम लोग काफ़ी बार अपने सेट पे ऐसे क्वेश्चन डाले थे जिसमें आप लोगों को बताया था कि 7, 11 और 13 का ऐसी कौन सी संख्या है छोटी से छोटी जो ये तीनों से विभाज्य है। तो हम लोग इसको बता चुके हैं कि 1001 ही ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जो 7, 11 और 13 से विभाज्य है। तो 1001 का मल्टीपल हम लोग आंसर पे चेक कर लेते हैं। तो पहले ऑप्शन पे देखते हैं। जब हम लोग 1002,001 को 1001 से डिवाइड करेंगे तो ये अपना इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसे हम लोग बी सी डी को भी चेक कर सकते हैं, बट वो रॉन्ग है। 1002,001 ही अपना करेक्ट आंसर है। सेकंड देखते हैं। मान लें पूर्णांक n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए फैक्टोरियल n बराबर इतना होता है। अगर x बराबर इतना है, जब x 16 फैक्टोरियल से विभाजित है तो शेष क्या होगा? तो हमें ये चेक करना है वैल्यू क्या दी है x की। 8 स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 15 प्लस फैक्टोरियल 16 प्लस 17 फैक्टोरियल प्लस 18 फैक्टोरियल, इतनी x की वैल्यू दी है। अब इसको हमें चेक करना है कि 16 फैक्टोरियल से विभाजित है कि नहीं। अगर नहीं विभाजित है तो शेष कितना बचता है, ये हमें चेक करना है। तो आप लोगों को एक चीज़ मालूम होगी, जैसे हम लोग 17 फैक्टोरियल लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? 17 इंटू 16 फैक्टोरियल, इसका मतलब यही तो होता है। जैसे 18 फैक्टोरियल लिखा तो इसका मतलब क्या है? 18 गुणे 17 गुणे 16 फैक्टोरियल भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। मतलब इस वाले नंबर पे 16, जब हम लोगों को 16 फैक्टोरियल से इस पूरे यक्स को चेक करना है ये डिवाइड होगा कि नहीं, तो हम लोग पहले यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे 16 फैक्टोरियल है तो 16 फैक्टोरियल से ही चेक करना है, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से शेषफल 0 बचेगा यहाँ से। अगर 17 फैक्टोरियल को हम लोग देखते हैं तो यहाँ से देखिए कैसे लिखा है, 17 इंटू 16 फैक्टोरियल, मतलब 16 फैक्टोरियल इसके मल्टीपल पे है, तो यहाँ पे भी अपना शेष 0 हो जाएगा, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। और 18 फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं तो यहाँ से 16 फैक्टोरियल से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी शेष 0 बच जाएगा। अब हमें केवल इतने पे वर्क करना है, इसको चेक करना है कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग अगर इसको अब इतना ही केवल लिख लें, 8 स्क्वायर इंटू 15 फैक्टोरियल, इतना ही केवल लिख लें, क्योंकि बाकी से तो 0 शेष बच रहा है, मतलब वहाँ से पूरी तरह डिवाइड हो रही है वैल्यू। अब इसको अगर हम लोग ऐसा लिख लें, 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 8 इंटू 15 फैक्टोरियल। अब इसको ऐसा लिख लें कि 4 इधर लिख लें और 2 का मल्टीप्लाई इस 8 वाले के साथ भेज के 16 इंटू 15 फैक्टोरियल लिख लें। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और 4 लिखा रहने दें और 16 इंटू 15 फैक्टोरियल को हम लोग 16 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम लोग 16 फैक्टोरियल से नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये फिर से अपनी 16 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगी। मतलब इंडिविजुअली ये वाले नंबर तो पहले से ही डिवाइड हो गया था, ये भी डिवाइड हो गया था, ये भी डिवाइड हो गया था, क्योंकि प्लस में लगे हैं तो सबको चेक करना पड़ेगा डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। ये वाला बचा था तो इसको हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। अब ये अपना 16 फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है तो सब जगह से 0 0 शेष बच रहा है, मतलब अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, 2 का ए, पूरी तरह से 16 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया यक्स। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर, इतने का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग कैसे करते हैं? 2 लिखेंगे, 0.01 ये अपनी वैल्यू क्वेश्चन की दी हुई है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 22201 अपॉन 100, जब हम लोग दशमलव बटाएंगे। अब इसका हमें रूट लेना है, तो पहले इस वाली वैल्यू को चेक करते हैं। जो अपना वर्गमूल आएगा इस वाली वैल्यू का, या तो उसके लास्ट में 1 होगा या तो 9 होगा।
अब ये 2 डिजिट का तो काम हो गया, अब इसका चेक करते हैं ये किसके नज़दीक होगा। तो ये किसके नज़दीक होगा, 14 के स्क्वायर के नज़दीक है। 15 का तो 225 होता है, तो वो आगे निकल जाएगा। किससे बड़ा है, 14 वाले से। तो या तो ये 141 का स्क्वायर है या तो 149 का स्क्वायर है। तो अगर ये वैल्यू जो 222 है ये 15 के स्क्वायर के नज़दीक है, क्योंकि 15 के स्क्वायर 225 होता है, तो अपना मतलब वर्गमूल कितना आएगा, 149। और 100 का तो 10 आता ही आता है, तो इसका वर्गमूल कितना हो क्या आएगा, 149/10। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 14.9। अपना करेक्ट आंसर डी हो गया, थर्ड का डी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर। इतनी क्रमिक छूटें हैं तो बराबर एकल छूट निकालनी है। तो जैसे पहले इनको क्रमिक छूटों को चेक करते हैं। जैसे 29% का डिस्काउंट है, तो मतलब ये एक्चुअल में वैल्यू कितने की है, 71% पे ये बिक रही होगी। 100 से जब घटाएंगे 29, तो मतलब ये 71% पे बिक रही होगी। और जब 28% का डिस्काउंट है, मतलब ये कितने पे बिक रही होगी, 72 पे। और जब 13% का डिस्काउंट है, तो ये कितने पे बिक रही होगी, 87% पे। तो अब हम लोग इसी का यूज करके हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म पे अपना आंसर निकाल के चेक करते हैं कितना आएगा। तो जैसे अब पहले वाले को देखते हैं, 29% की एक छूट है। या तो आप लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप लोगों को बेसिक तरीका बता दे रहे हैं कि या तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला क्या था, A+B+AB/100। आप लोग पहले 29 और 28 पे लगा के ये वाली फार्मूले का यूज करके पहले एक वैल्यू निकालिएगा, इसके बाद उसका 13 के साथ फिर A+B+AB/100 करके निकाल सकते हैं। या तो हम लोग जो इस तरीके से जा रहे हैं, इससे आप लोग निकाल सकते हैं। तरीका ये वाला ज़्यादा सही है। अगर इजी वैल्यू दी होती तो अपना बेसिक वाला सही था, सक्सेसिव इंक्रीमेंट या सक्सेसिव डिक्रीमेंट वाला। बट वैल्यू ऐसी दी है तो हम लोगों को ये वाले से ज़्यादा अच्छा रहेगा। चेक करते हैं। जैसे जब 29% का डिस्काउंट दिया, मतलब 100 की चीज़ 71 पे बिक रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं, जब 28% का डिस्काउंट दिया, तो मतलब 72 में बिकी, मतलब 100 की चीज़ 72 पे बिकी होगी। नेक्स्ट जब 13% का डिस्काउंट दिया, मतलब 100 की चीज़ 87 पे बिकी होगी। इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 71 गुणे 72 करेंगे, कितना आएगा, 2 और 7 दुनाई 14 और 7 7 सत्ते 49। कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से, 2 1 और 1 5, 5112 आ गया। अब 5112 का गुणा करेंगे कितने से, 87 से। कितनी वैल्यू आएगी, 4 8 8 आ गया, और फिर 7 आ गया और 35 आ गया। यहाँ से यहाँ देखते हैं, 6 आ गया और 8 1 9 आ गया, और यहाँ से 8 आ गया, यहाँ से 40 आ गया। इसको जोड़ते हैं, कितना आएगा, 4 4 और 7 आ गया, और कितना आ गया, 4, फिर आ जाएगा अपना 4, फिर आ जाएगा अपना 4। तो इतनी आ गई वैल्यू। अब कितना नीचे पे था, 4, नीचे पे 6 जीरो थे, अपान पे इतना लिख देते हैं, 3 और 3 6 जीरो। अब एक्चुअल में इतनी वैल्यू बची होगी, कोई चीज़ पे छूट देने के बाद इतनी वैल्यू बची होगी। तो अब हमें क्या निकालना था कि दशमलव के 2 स्थानों तक एकल छूट। तो एक्चुअल में वैल्यू इतनी बची है, तो छूट कितनी बची है, इसको 100 से माइनस कर देते हैं, 44.47 को। जब माइनस करेंगे कितनी वैल्यू आएगी, क्योंकि इसको परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 करेंगे, तो 2 जीरो पहले ही कट जाने हैं, तो ये 44.47 बचेगा। अब 100 से इसको घटाएंगे, कितनी वैल्यू आएगी, 55.53%। ये अपना बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। एक टीम के 17 खिलाड़ियों का औसत वजन 22 किलो है। यदि कोई खिलाड़ी टीम छोड़ देता है तो औसत 23 किग्रा हो जाता है, तो उस खिलाड़ी का वजन निकालना है। तो हम लोग इसमें एलिगेशन लगा देते हैं। कैसे हम लोगों को मालूम चला एलिगेशन लगा देते हैं, देखिए पहले फाइनल वाला दिया है कि 17 खिलाड़ियों का औसत वजन 27 है, उसमें एक खिलाड़ी ने छोड़ा है और बाकी बच्चे का 23 है। तो मतलब हमें तीनों एवरेज मालूम है, 2 एवरेज दिए हुए हैं और लोगों के नंबर भी मालूम है, क्वांटिटी भी कितने कितने खिलाड़ी, तो हम लोग इसका तीसरा एवरेज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से डील करते हैं। जैसे 17 खिलाड़ियों का औसत वजन 22 किलो है, मतलब फाइनल का 22 किलो दिया है। अब उसमें एक खिलाड़ी छोड़ देता है, हमें उसका एवरेज नहीं मालूम है, वही क्वेश्चन ने पूछा है कि उसका वजन कितना है। क्योंकि एक खिलाड़ी है तो या तो उसका एवरेज बोल दीजिए या तो उसका वजन बोल दीजिए, इक्वल है क्योंकि एक खिलाड़ी है। अब अगर एक खिलाड़ी ने छोड़ दिया तो बचे कितने, क्योंकि टोटल 17 थे तो बचे कितने, 16।
इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और जब 16 बचे थे तो औसत कितना हो रहा था, तो 23 की ग्राह हो जा रहा था। मतलब यहाँ पे वैल्यू 16 वालों की 23 थी। अब हम लोग एलिगेशन लगाते हैं, 23 में 22 घटाएंगे 1 वैल्यू आएगी, क्योंकि एलिगेशन में जो फाइनल वाली वैल्यू होती है, मिडिल वाली जो बीच में लिखी जाती है, वो इनके इनके भी मिडिल में होती है, पहले और दूसरे के भी मिडिल में होती है, जो मिडिल वाली वैल्यू लिखी होती है। तो 23 में जब 22 घटाएंगे 1 आएगा। अब 22 में हमें 16 घटाएंगे तब वैल्यू 6 आएगी। अगर 22 में 16 जोड़ देते तो 38 वैल्यू चली जाती। जो जब 38 वैल्यू चली जाती तो यहाँ पे 22 लिखा था, और 23 और 38 ऊपर लिख जाते, तो मतलब ये वैल्यू उनके बीच में न रहती। तो हमें मालूम है कि 22 में 16 घटाना पड़ेगा। तो एक के सामने कितना आ गया, 6। मतलब एक जो लोग गया था खिलाड़ी, उसकी वैल्यू कितनी है, 6 यूनिट या 6 केजी। अपना 6 का डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। 76% जल मिश्रित 10 लीटर चीनी के एक विलयन को 5 दिनों के लिए धूप में रखा जाता है। 5 दिनों बाद यदि विलयन में जल की मात्रा 20% रहती है तो शेष विलयन का परिणाम क्या है। तो ये देखिए, जब 76% जल मिश्रित 10 लीटर चीनी थी और 5 दिनों के लिए रखा है तो जल की मात्रा 20% रह जाती। मतलब जब जैसे ये अपना घोल था इतना भरा था पहले, अब इसको यहाँ पे रखा है और अब इसमें इतना जल और अपना मिश्रण बचा है, तो जो इसमें चीनी थी पहले वाले मिश्रण में, तो चीनी थोड़ी नहीं धूप से निकल गई होगी, निकला तो होगा केवल पानी। तो इसमें जो पहले चीनी रही होगी उतनी अभी भी चीनी रही होगी। तो दोनों की चीनी और चीनी बराबर कर देते हैं तो अपना वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि चीनी थोड़ी नहीं धूप से उड़ेगी, केवल वाटर ही उड़ेगा। तो चीनी हम लोग बराबर कर देते हैं। तो पहले क्या लिखा था, 76% जल मिश्रित 10 लीटर चीनी के विलयन में। तो अगर 76% जल था तो अपनी चीनी कितनी थी, 24%। तो 10 का 24% पहले चीनी थी। अब बाद में हम लोग चेक करते हैं, क्या बोला, 5 दिनों के बाद यदि विलयन में जल की मात्रा 20% रह जाती है, जल की मात्रा 20% रह गई, मतलब चीनी कितनी बची है, 80%। 80/100। हमें ये नहीं मालूम है कि कितना मिश्रण है, क्योंकि इसमें क्या पूछा, तो शेष विलयन का परिणाम। हमें ये नहीं मालूम कितना बचा, लेकिन हमें ये मालूम है कि जल की मात्रा 20% रह गई है, मतलब चीनी 80% बची है टोटल मिश्रण में। तो यक्स हमने मान लिया टोटल मिश्रण बचा होगा उसका 80% इतना है, तो हम लोगों ने चीनी चीनी बराबर कर दिया। यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। मतलब कि जो बचा हुआ उसमें शेष विलयन था उसकी वैल्यू 3 लीटर है, तब उसमें 20% जल की मात्रा है और 80% चीनी की बची थी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। 8 नंबर देखते हैं। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है। 6 संख्याओं का योग निकालें। तो अगर 6 लगातार विषम संख्याओं का योग चाहिए तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों ने क्लास नंबर 16 पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग संख्याओं को मानते हैं। तो जैसे 6 लगातार विषम संख्याएं माननी है तो हमने पहले अगर पहली वाली संख्या को माने तो जैसे पहली वाली संख्या को हमने x-5 मान लिया, दूसरी x-3, तीसरी x-1, चौथी x+1, पांचवी x+3 और छठवीं x+5। ये अपनी 6 विषम संख्याएं आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, का योग सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग, तो इनका अगर हम लोग योग करेंगे ये पूरी 6 संख्याओं का, तो कितना आएगा, आ गया 6x आ गया, और प्लस पे 0 आ जाएगा क्योंकि ये -5 से +5 कट जाएगा, -3 से +3। तो 6x की वैल्यू कितनी है, 6 लगातार विषम संख्या का योग सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है। तो सबसे बड़ी संख्या अपनी कौन सी है, x+5। x+5 के दोगुने से 38 अधिक, हमने इक्वेशन बना ली। अब इस पे x की वैल्यू निकालते हैं। 6x बराबर कितना आ गया, 2x + 10 + 38। अब 4x बराबर कितना आ गया, 48। x बराबर कितना आ गया, 12। x बराबर 12 हमें मालूम चल गया। तो 6 संख्याओं का योग निकालना है। अब हम लोगों ने यहाँ पे ही तो योग निकाला था, 6x है 6 संख्याओं का योग। जब इनको योग किया था तो 6x आया था, तो हम पे यहाँ से x की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। x की वैल्यू कितनी है, 12। 12 छंग 72 उन संख्याओं का योग है। अपना सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या है, कैसे करते हैं इसको, 3 × 6 × 6 × 2 × 2 / 12 × 12।
ये बराबर है x के। तो अब इसको कैंसिल करते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया 3। बहुत इजी क्वेश्चन था 9 का। इसमें सिली मिस्टेक हो सकती है, इस वजह से हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को डाल दिया है यहाँ पे। 10 नंबर देखते हैं। का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्त एलसीएम कैसे निकालते हैं? पहले नंबर क्या है, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। दूसरी नंबर क्या है, ए स्क्वायर बी सी। तीसरा नंबर क्या है, ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर। अगर हम लोगों को इसका एलसीएम निकालना है तो हम लोग जैसे ए की पावर जितनी हाईएस्ट होगी उसको हम लोग एलसीएम में कंसीडर करते हैं। ए की पावर हाईएस्ट तीनों में कितनी है, 3 है, तो ए क्यूब लिख दिया। इंटू बी की पावर हाईएस्ट कितनी है, क्यूब पे है, तो बी क्यूब हो गया। सी की हाईएस्ट पावर कितनी है, स्क्वायर। तो ये अपना एलसीएम हो जाएगा, अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 10 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 37 और 8 से विभाज्य है? तो पहले हम लोग 8 से विभाज्य, क्योंकि दोनों संख्याओं से चेक करना है तो 8 से विभाज्य चेक कर लेते हैं। तो 8 से अगर कोई संख्या को विभाज्य करना है तो 8 का मतलब इसमें 2 का मल्टीपल है 8 पे। तो 2 का मल्टीपल पे लास्ट पे 9 तो आ ही नहीं सकता, ये अपना नहीं विभाज्य होगी, तो एक ऑप्शन तो अपना कैंसिल हो गया। अब 8 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब हम लोग 370 को चेक करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट बी ऑप्शन से लेके आते हैं, इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 8 चौको 32, नहीं कट रही है। अब बी भी अपना कैंसिल हो गया ऑप्शन। अब 208 को चेक करते हैं, 8 से काटेंगे कितना आएगा, 8 दूना 16, 8 छंग 48, ये 8 से कट जाएगी, तो ये अपना ऑप्शन हो सकता है। अभी हम लोग थर्ड नंबर को नहीं चेक किए हैं, ये अपना ऑप्शन हो सकता है सी नंबर। अब 702 को भी चेक करें 8 से काट के, 8 8 64 और 6 2 आ जाएगा, नहीं कटेगी, मतलब डी भी अपना नहीं हो सकता। तो हमें 37 से एक्चुअली में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम केवल 8 की डिविजिबिलिटी के रूल से ही हम लोग पहुंच सकते थे कि कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो 11 का सी हो गया। 12 नंबर देखते हैं। यदि x अपान वाई बराबर 4/5 और 7x + 6y बराबर 29 तो y का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग इसको 2 इक्वेशन बना के तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बड़ी इजीली, बट हम लोग आपको बताएंगे ऐसा तरीका सोचने का। जैसे x अपान वाई बराबर 4/5 है और दूसरी इक्वेशन क्या है, 7x + 6y बराबर 29। अब अगर हम लोग पहले आप लोगों को समझाने के लिए इस पे ए लेट कर ले रहे हैं कि इसकी वैल्यू 4 है या इसकी वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें कितना आ जाएगा, 28 है, और y की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, 30 है, बराबर आ जाएगा 29। तो अब ये कितना आ जाएगा, 58a बराबर 29, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो y का मान यहाँ पे पुट कर दें, a का मान यहाँ पे पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू जब 0.5 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, 2.5। 2.5 अपना करेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप लोग इसमें ज़्यादा प्रो हो जाएंगे तो आप लोग कैसे करेंगे, इस पे आप लोग a भी नहीं मानेंगे, डायरेक्ट करेंगे। कैसे, अगर a नहीं मानेंगे तो 4 की वैल्यू इस पे x बराबर 4 इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे आएगा 28, यहाँ पे 30 बराबर है 29 के। a हम लोग नहीं मान रहे हैं, ये हम लोग अभी आपको जब बताया था तो उसमें a मान के बताया था, तो आप लोगों को ये समझना चाहिए, नोन है कि a इसमें है, तो इसकी 58 बराबर क्या है, 29 के। मतलब यहाँ से वैल्यू अगर 1 की निकालेंगे कितनी आ जाएगी, अपान पे 0.5, 1 की वैल्यू 0.5 है तो 5 की वैल्यू 2.5। ऐसे हम लोग इसको करते हैं। चलते हैं 13 नंबर। यदि दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है और दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है तो छोटी संख्या के वर्ग का मान निकालना है। तो क्वेश्चन ने पहली लाइन क्या बोला, यदि दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है, मतलब क्वेश्चन ने क्या बोला, अगर मैंने पहली संख्या x मान ली तो x² और दूसरी y मान ली तो y², इसकी वैल्यू 13 क्वेश्चन ने पहली लाइन पे दी है। दूसरे पे क्या बोला है, और दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है, मतलब x - y बराबर 7 क्वेश्चन ने दिया है। और पूछा क्या है, तो छोटी संख्या के वर्ग का मान मतलब y x - y बराबर 7 है, तो y² की वैल्यू क्वेश्चन ने पूछी है। अब हम लोग इसको चेक करते हैं कितना आएगा, x² यहाँ से हम लोग चेक करेंगे, x² + y² बराबर कितना आ जाएगा, x² + y² बराबर आ गया 169। अब इस पे अगर हम लोग इस पे x² + y² बराबर अगर हम लोग x - y वाले से बनाना चाहें तो x - y का होल स्क्वायर कर देते हैं,
और इसमें एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कर देते हैं, और इसमें अगर हम लोग प्लस 2xy जोड़ दें तब अपनी इसकी वैल्यू दोनों की बराबर हो जाएगी, ऐसा लिख लेते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, आ गया 169। यहाँ पे एक्स माइनस वाई की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 49 प्लस 2xy आ जाएगा। तो 2xy की वैल्यू कितनी आ गई 120, एक्स वाई की वैल्यू कितनी मालूम चल गई 60, एक्स वाई अपना 60 आ गया। एक्स वाई बराबर अपना 60 आ गया। अब हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग पहले एक्स वाई बराबर 60 था, इसको इरेज कर लेते हैं। एक्स वाई बराबर हम लोगों ने 60 निकाल लिया था, तो एक्स वाई बराबर अगर 60 है तो एक्स बराबर कितना हो गया 60 अपन वाई। अब इस पे हम लोग 60 अपन वाई वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, एक्स माइनस वाई बराबर 7 पे, तो 60 माइनस वाई बराबर आ गया 7, 60 माइनस वाई स्क्वायर बराबर आ गया 7y, तो वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 60 बराबर आ गया 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई, y बराबर आ गया माइनस की 12 आएगा, या तो प्लस का 5 आएगा। तो हम लोग आंसर पे देखते हैं, वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी, तो आंसर पे अपने 12 का स्क्वायर है नहीं और 5 का स्क्वायर है, तो हम लोग इस पे 5 का स्क्वायर 25 अपना मार्क कर देंगे। ये हो गया अपना बेसिक तरीका, ये अपना बेसिक वाला तरीका। अगर आप लोग डायरेक्ट सोच पा रहे हैं तो हम इसकी वैल्यू आप लोग को क्वेश्चन पढ़ते ही बता सकते हैं कि कितनी वैल्यू थी। कैसे, देखिए ये जो अपना 7 और 13 लिखा था, 7 और 13 लिखा था, तो पहले 13 को देखते ही आप लोग ट्रिपलेट पहले ध्यान करिए कि कौन किसका हो सकता है। 5 और 12 का 13 के साथ होता है, और 12 और 5 का डिफरेंस 7 का है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, तो छोटी संख्या के वर्ग का मान निकालना है। छोटी संख्या कौन सी अपनी 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 अपना करेक्ट हो गया। या तो आप लोग ऐसे सोच सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं। सभी घंटियां किसी न किसी समय एक साथ बजती हैं, वे फिर से एक साथ कब रिंग करेंगी। तो जब 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल में बज रही थी, तो इनके एलसीएम पे ही घंटियां एक साथ फिर से बजेंगी। तो 5, 6, 8 और 9 का एलसीएम कितना होता है 360, और 360 सेकंड पे 60 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 6 मिनट, 6 मिनट में वो बजेंगी। 14 का ये हो गया। 15 नंबर देखते हैं, एक आयताकार मैदान की भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर लंबी है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्ताकार मैदान की परिधि निकालनी है। तो आयत का क्षेत्रफल, क्वेश्चन ने क्या बोला, आयत का जो क्षेत्रफल है एरिया, वह बराबर है वृत्त के एरिया के, वृत्त के एरिया के बराबर है। तो हम दोनों के एरिया बराबर कर देते हैं। आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 11 गुणे 14 यहाँ से आ गया, बराबर हो जाएगा वृत्त के एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, आर हमें नहीं पता है, आर स्क्वायर लिखा रहने देते हैं। अब 7 से काटते हैं, 7 से नहीं काटते, 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22 आ गया, और 2 से काटेंगे आ गया 7। आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। अगर आर बराबर 7 है, और क्वेश्चन ने क्या पूछा वृत्ताकार मैदान की परिधि, तो परिधि अपनी 44 होती है। अगर आर बराबर 7 है, या तो आप लोग यहाँ से 2πr रख के अपना वैल्यू निकाल लेना, आएगी वैल्यू 44। या तो आप लोग देखिए, अगर r बराबर 7 होता है तो जो परिधि होती है, परिधि, परिधि की जो वैल्यू आएगी वह आएगी 44, और अगर एरिया पूछे तो अपना आएगा 154। ये वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, रोहित ने एक वस्तु 4400 में खरीदी है। उसने इस पर 36 रुपये खर्च किए। उसने इसका मूल्य अपने कुल लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। फिर उसने इस पर 19% की 2 क्रमिक छूट दी हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछली क्लास में कराया था, इसका बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा इस वजह से डाला है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पे देखिए, पहले कुछ वस्तु खरीदी है, फिर उस पर कुछ उसने एक्सपेंडिचर किया है, फिर उसमें 25% का अधिक अंकित किया है एमपी पे, फिर 19% की छूट दी। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में 3-4 तरह के कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं, तो इस वजह से हमने इसको दोबारा डाल दिया कि आप लोग फिर से इस क्वेश्चन को करिएगा, तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसका आंसर 65-61 था, हम लोगों ने पिछली क्लास में बताया था। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 38 से विभाज्य है। अब 38 से विभाज्य चेक करना है,
मतलब 38 के गुणनखंड क्या होते हैं? 19 और 2। 19 और 2 से विभाज्य चेक करना है, मतलब ये 24 और 23 और 14 और 95 नहीं हो सकते क्योंकि 2 से भी विभाज्य होना है। तो ये लास्ट में 2 से विभाज्य होने के लिए लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आना होता है और ये है नहीं इस पे, तो ये मतलब हो गया कि ये सी और डी नहीं हो सकते। अब 19 से केवल चेक करना है तो बी ऑप्शन को देखिए, 19 38 लिखा है, मतलब 19 और 38 दोनों कैंसिल हो रहे हैं, अपना बी करेक्ट हो गया। तो अगर आप लोग 38 का गुणनखंड से चेक कर पा रहे हैं तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, 38 से भाग नहीं देना है पूरे नंबर को। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करते हैं? 1 सही 2/3 लिखा है, 3 सही 4/5 लिखा, तो हम लोग पहले इंटीजर वैल्यू को एक तरफ लिख लेते हैं, 1 + 3 + 7 - 4। फिर जो p/q फॉर्म पे लिखे हैं उनको लिख लेते हैं, 2/3 + 4/5 + 5/4 - 3/4। ये हम लोगों ने पिछली भी क्लास में बताया था कि 1 सही 2/3 लिखा है, इसका मतलब है कि 1 + 2/3 लिखा है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में बता दिया था। तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो गए, यहाँ से आ गया 7 प्लस, अगर इसको 5/4 को देखेंगे तो 1 + 1/4 लिखा, तो एक इसको यहाँ के उठा के ले आते हैं, प्लस लिख लेते हैं, 2/3 + 4/5 + 1/4 - 3/4। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ गया 8 प्लस, अब अगर हम इसको 2/3 और 4/5 को सॉल्व करें, यहाँ से आ गया 15, यहाँ से आ गया 10, यहाँ से आ गया 12 प्लस 4 यहाँ से आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा? -2। तो 8 प्लस, अब इसको लिख सकते हैं कितना? 1/2 माइनस का 1/2। तो यहाँ से अगर 30 एलसीएम आ गया तो 12 और 10 22, 22 दूना 44 यहाँ से आ गया और -15 यहाँ से आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 8 प्लस 14 में 5 गया, कितना आ गया? 9 और 3 में गया 2, 29/30 आ गया। और ये अपना ऑप्शन पे कोई करेक्ट नहीं है, अपना आंसर यही आएगा, 8 सही 29/30। ऑप्शन इसके रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। संख्या इतनी को 7, 11 और 13 से बिल्कुल विभाज्य, तो p-q का मान निकालना है। तो हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन पे क्या डिस्कस किया था? 7, 11 और 13 से अगर कोई संख्या विभाज्य है तो न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 1001। 1001 अगर संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य होती है तो 1001 को चेक करते हैं। तो अगर हम लोग 823 पे 823 लिख दें तो ये संख्या 1001 से डिवाइड हो जाएगी, मतलब इस पे अगर हम लोग कंपेयर करें 823 p/q से, तो p की वैल्यू 8 है, q की वैल्यू 3 है, तो p-q करना था, 8 - 3 करना था, वैल्यू कितनी आ गई? 5। करेक्ट आंसर अपना सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। 9 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 19 दिनों में कर सकती हैं। 9 पुरुष 9 दिन काम करते हैं और फिर काम छोड़कर चले जाते हैं। शेष काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होती है? तो ये इसको पिछली क्लास में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी डाला था, जिसमें टोटल वर्क निकालना रहता है, फिर कुछ काम हो गया है, फिर उस पर रिमेनिंग वर्क निकालना रहता है और रिमेनिंग वर्क किसने किया उससे डिवाइड करना रहता है, फिर अपनी आती है वैल्यू। तो इस पे भी 3-4 कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो इस क्वेश्चन को दोबारा डालने का मतलब यही था कि आप लोग कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज हो जाए। आज आप लोग चेक करिए कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए कि नहीं। अगर नहीं कर पाए, इसका मतलब पिछली क्लास में आप लोगों ने कायदे से इस क्वेश्चन को नहीं देखा था कैसे सॉल्व करना था। इसका आंसर कितना आता था? 10। 20 हो गया। 21 नंबर देखते हैं। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल दिए हुए हैं। हमने मान लिया ये अपना ABC है और ये है अपना XYZ। अब इस पे वैल्यू क्या दी है? ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं और सिमिलरिटी का नियम क्या होता है? अगर BC जो है वो YZ से जो अनुपात है वही अनुपात AC का XZ से होगा और यही अनुपात इनकी परिधि का होगा, परिधि A वाली की, ABC वाली की और परिधि XYZ वाली की, और वही रेशियो पे इनका एरिया ABC का और एरिया XYZ का उनका स्क्वायर का होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे वर्क करते हैं रेशियो पे। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है? XY की वैल्यू 8 है, XY की वैल्यू 8 लिख दी, AB की वैल्यू 6, AB की वैल्यू 6 हो गई, YZ की वैल्यू 12 है, YZ 12 हो गए अपने,
और जेड एक्स कितने हैं 16, जेड एक्स अपने हो गए 16। तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके हैं। जैसे पहले इसका परिमाप चेक करते हैं कितना आएगा, 12 8 20 और 20 और 16 36, 36 आया इसका परिमाप। अब अगर हम लोग अभी जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखे थे उसी से जाएं तो पहले करते हैं ए बी और यहीं की सामने की भुजा इसकी कितनी है एक्स वाई अपॉन एक्स वाई बराबर जो पहले का परिमाप है इस वाले का परिमाप हमें नहीं मालूम, हमने मान लिया यक्स। यक्स या अगर यक्स इस पे यूज हो गया तो हमने मान लिया एल, कुछ भी मान सकते हैं, एल मान लिया। और जो नीचे वाले का परिमाप है हमें मालूम है 36 एक्स वाई वाले का। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 6, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 8, बराबर है एल बटे 36 के। कैंसिल करते हैं, 2 से 4, यहाँ से 3, 4 से 9, एल की वैल्यू कितनी आ गई 27। करेक्ट आंसर अपना सी हो गया। ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। ए किसी कार्य को 57 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी मिलकर उसे 28 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो पहले हम लोग चेक करते हैं ए कितनी देर में कर सकता है 57 पे, बी प्लस सी कितनी देर में 28 घंटे में, जबकि ए और सी मिलकर उसे 19 घंटे में, ए प्लस सी कितने घंटे में 19 घंटे में। अब इनका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, कितना आएगा 57 आ गया और इंटू 28 एलसीएम इतना आ गया, क्योंकि 19×57 आ जाएगा और 57 के साथ मल्टीपल 28 ही जाना पड़ेगा क्योंकि उस पर कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 28, 28 इससे कैंसिल हो गया। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 57, बी प्लस सी की 57 आ गई और ए प्लस सी की कितनी आ गई 19×57, 28×84। अब हम लोग एफिशिएंसी पहले सबकी लिख लेते हैं। ए की कितनी है 28 और अगर इस पे ए की वैल्यू रख दे ए प्लस सी वाले पे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 28 इससे घटाएंगे कितनी आ जाएगी वैल्यू 56 एफिशिएंसी की। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर सी की वैल्यू 56 है, ये इस वाली पे देखिए अगर सी की वैल्यू 56 है तो बी की कितनी बचेगी 1, क्योंकि बी प्लस सी बराबर 57 हो रहा था। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने घंटे समय लेगा। टोटल अपना वर्ग कितना है 57 × 28 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, इतना टाइम लगेगा। तो 28 × 57 कर लेते हैं, 8 7 56, यूनिट डिजिट 6 आएगा, अपना करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। या तो आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा 1596 ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। यन के 20% का 3 गुना, क्वेश्चन ने बोला यन के 20% का मतलब 1/5 20% की फ्रैक्शन वैल्यू का 3 गुना। अब आगे पढ़ते हैं 12 4 8 और 6 द्वारा पूरी तरह से विभाज्य। अगर 12 4 8 6 से पूरी तरह विभाज्य है मतलब इसके एलसीएम से विभाज्य है। और आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि यन का लघुत्तम मान क्या है, मतलब इसका हमें एलसीएम ही लेना पड़ेगा, एलसीएम का मल्टीपल नहीं चलेगा क्योंकि लघुत्तम मान पूछा है। अगर एलसीएम का अगर जैसे इसका एलसीएम आया 24, हमको इसकी वैल्यू 24 के बराबर ही करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि लघुत्तम मान चाहिए। अगर हम इसको 24 × 2 कर दें आ गया 48, अगर इसको हम लोग 48 से बराबर कर देंगे इस वाले को तो अपना लघुत्तम मान नहीं आएगा। लघुत्तम मान के लिए हमें 24 उसके एलसीएम से ही बराबर करना पड़ेगा। तो करते हैं 24 बराबर, यहाँ से 3 24 आ गया और एन की वैल्यू कितनी आ गई 40। करेक्ट आंसर अपना ए हो गया 23 का ए। 24 देखते हैं। अब से 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 30 वर्ष अधिक थी। तो पहले इस लाइन को हम लोग इक्वेशन पे सेट करते हैं। फादर 3 वर्ष पहले बराबर होंगे कितने के, उसके पुत्र की आयु के। पुत्र हम लोग बी से डिनोट कर लें क्योंकि एस और 5 पे कंफ्यूजन होता है तो हम लोग बी से डिनोट कर लिया। बी के 3 वर्ष पहले के 2 गुने से 30 अधिक है, ये अपना इक्वेशन पे सेट हो गया। इसकी वैल्यू को सरल करते हैं, f - 3 बराबर 2b - 6 जब 30 पे जुड़ेगा प्लस का 24 हो जाएगा। f - 2b बराबर 27 आ गया। ये अपनी आ गई इक्वेशन। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहां से देख के ही हमें मालूम चल गया कि 27 साल बाद होगा। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ पा रहा है अभी तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मान लिया कि x वर्ष बाद उनकी आयु 2 गुनी हो जाएगी तो f + x और b + x
बराबर दोगुनी हो जाएगी 2/1। इसको सॉल्व करते हैं, कितनी वैल्यू आ जाएगी, या तो यहाँ पे f की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, इस पे f की वैल्यू इस पे पुट कर देते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन से। इसको अगर फर्स्ट मान लें तो फर्स्ट से f की वैल्यू इस पे पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा 27 प्लस 2b प्लस x बराबर हो जाएगा 2b प्लस 2x के। तो 2b से 2b कैंसिल हो गए, 27 बराबर कितना आ गया x। ये देखिए x की वैल्यू 27 आ गई। हमने x माना ये था कि कितने वर्ष बाद उनकी आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो हमने मान लिया था कि x वर्ष बाद उसकी आयु दोगुनी हो जाएगी पुत्र की आयु की, तो x की वैल्यू आ गई 27। हम लोगों को यहीं से दिख जाना चाहिए था कि 27 साल बाद होगी, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से आंसर निकाल के हम लोगों ने चेक कर लिया कि इतने दिन बाद होगी। 25 नंबर देखते हैं। फर्नीचर की तीन वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, यदि उनके मूल्य 3, 5, 7 के अनुपात में तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य निकालना है। तो अगर उनके मूल्य 3, 5, 7 के अनुपात में, 3, 5 और 7 के अनुपात में, और इसकी टोटल वैल्यू 15, 2, 5, 5 दी है, तो पूछा क्या है सबसे सस्ती, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू, 3 यूनिट की वैल्यू पूछा है, और 7, 5, 12, 3, 15 यूनिट की वैल्यू, टोटल उसने 15, 255 दी है। तो हमें 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ से आ गया 5, यहाँ से आ गया 1, 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 आ गया, 0 आ गया, और 5 आ गया, 1 आ गया, 3, 0, 5, 1, करेक्ट आंसर अपना बी हो गया, 25 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। राकेश 5,000 की राशि और शिवम 9,000 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करते हैं। यदि 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से 360 अधिक ब्याज मिला तो वार्षिक दर क्या है, वार्षिक दर निकालनी है। तो हम लोग कैसे करते हैं, राकेश के 5,000 की राशि और शिवम की 9,000 की राशि थी, तो हम लोग PRT/100 लगा के हम लोग इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, पहले इसका अगर राकेश का चेक करें तो 5,000 रुपये तो उसका प्रिंसिपल था, टाइम कितना दिया था 3 वर्ष, दोनों 3 वर्ष का टाइम दे रहे थे। आर हमें नहीं पता, आर की वैल्यू निकालनी है, अपॉन 100 कर दिया। ये तो राकेश का SI आ गया, राकेश का SI आ गया, कितना ब्याज मिला उसे। अब अगर शिवम के SI के बारे में बात करें, कितना आएगा, 9,000 रुपये थे प्रिंसिपल उसका, 3 साल के लिए लगा रहा था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, इसी की वैल्यू निकालनी है, अपॉन 100। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला, यदि 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, शिवम को राकेश से 360 रुपये अधिक मिलता है, हमने यहाँ पे 360 कर दिया, बराबर कर दिया, शिवम को राकेश से 360 रुपये अधिक ब्याज मिल गए। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, 0, 0 कैंसिल हो गया, ये 150 आर प्लस 360 बराबर 270 आर के आ गया। तो 360 बराबर कितना आ गया, 120 आर, आर बराबर कितना आ गया 3, आर बराबर 3%, अपना करेक्ट आंसर आ गया 26 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। जिन अधिकतम छात्रों के बीच 429 आम और 715 संतरे समान संख्या में बांटे जा सकते हैं उनकी संख्या है। तो 429 आम दिए हुए हैं, मैंगो, ऑरेंज कितने दिए हुए हैं 715, और क्या पूछा अधिकतम छात्रों के बीच, मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हम लोग निकाल लें। इसका अगर हम लोग इससे ऐसे निकालेंगे इसका HCF तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, हम लोग ऑप्शन का सहारा लेते हैं, 143 को रख के देखते हैं, 143 से हो रहा है, तो ये अपने 143 करेक्ट आंसर आ जाएगा। 429 हो नहीं सकता, 286 पे लास्ट में 2 है और यहाँ पे 2 है नहीं, तो इस वजह से 286 भी नहीं होगा, 572 तो होना ही नहीं होना है, तो अपना ए करेक्ट आंसर आ जाएगा 27 का ए। 28 देखते हैं। 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 8 दिनों में बिछा सकता है। ए 8 दिनों में 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक बिछा सकता है, ए कितने दिनों में 8 दिनों में, ठीक। और बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, बी इसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, ठीक है। सी की सहायता से वे इस कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब अगर ए भी मिल जाए, बी भी मिल जाए और सी तीनों मिलकर काम करें तो 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा 24। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, बी की एफिशिएंसी 1, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 8। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 8 है और ए की 3 है, बी की 1 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4।
क्योंकि 3 + 1 को जब 8 से माइनस करेंगे वैल्यू आ गई 4। सी की एफिशिएंसी 4 मालूम चल गई। और सी को पूरा काम अकेले करवाना है तो 24 टोटल वर्क हो गया, 4 उसकी एफिशिएंसी है, तो टाइम कितना लगेगा, 6 दिन। करेक्ट आंसर अपना डी हो गया, 28 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। एक बर्तन में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी है। अगर इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 2:1 बन जाता है। बर्तन में दूध की शुरुआती मात्रा का पता लगाना है। तो मिल्क और वाटर का पहले रेशियो कितना था, 3:1। अब उसमें क्या मिलाया गया, इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया गया प्लस 3 लीटर वाटर कर दिया है। तो अब क्या हो गया, तो दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो गया, 2:1 हो गया। लेकिन हम लोगों ने इस जो अपना इनिशियल मिश्रण था उस पे हम लोगों ने केवल पानी मिलाया, दूध तो मिलाया नहीं है। तो हम लोग दूध की वैल्यू यहाँ से पहले वाले से, इनिशियल वाले से और फाइनल वाले पे, दोनों पे दूध की वैल्यू बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 तो ये 6 और यहाँ पे 2, 6:2 मिल्क और वाटर आ गए इनिशियल पे। और फाइनल पे कितना आ जाएगा, 6:3, ये फाइनल पे आ जाएगा। इस पे कितने यूनिट का, हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ और क्वेश्चन ने 3 लीटर बोला था, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 लीटर। अब पूछा क्या है, बर्तन में दूध की शुरुआती मात्रा का पता लगाना है, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू का पता लगाना है। तो जो पूछा गया ऊपर बताया गया नीचे इंटू 3, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 3 थी तो 6 यूनिट की वैल्यू 18। करेक्ट आंसर अपना सी हो गया, 29 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। ए और बी के पास 3:5 के अनुपात में चॉकलेट हैं। यदि ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलते हैं तो अनुपात 4:5 हो जाता है। यह ज्ञात करें कि ए और बी के पास शुरू में कितने चॉकलेट थी। तो पहले ए और बी पे कितने का अनुपात था, 3:5। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलते तो अनुपात 4:5 हो जाता है, 4:5 हो जाता। तो 1 यूनिट की वैल्यू है, हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट बढ़ा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 चॉकलेट बढ़ी हैं। तो क्या पूछा, यह ज्ञात करें कि ए और बी के पास शुरू में कितनी चॉकलेट थी, मतलब 5 और 3 8 की वैल्यू। अगर टोटल पे पूछता, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो अगर ए के पास पूछे तो 8 3 24 आ गई, बी के पास पूछे तो 8 5 40 आ गई। अगर टोटल पूछता तो 64 आ जाती। तो 24 और 40 अपना बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अब हमारे सेट नंबर 22 आज से कंप्लीट हो गए। आज से हमारे यूपीएसआई के सेट नंबर 1 से 22 कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये बहुत बेनिफिशियल लग रहे होंगे। इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन पे आपको अगर कोई कंफ्यूजन था, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे अपना इशू रेज कर सकते हैं। या तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल है द परसिस्टेंट ऑफिशियल का डिस्कशन ग्रुप, वहाँ पे जुड़ सकते हैं आप लोग, वहाँ अपना इशू रेज कर सकते हैं। उस ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। हम लोग आपके इशू को या तो आप डायरेक्ट मैनुअली समझा देंगे या तो उस पर एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, सेट नंबर 23 पे।